अभी दिलजीत दोसांझ का वीडियो तो सबने देखा होगा, हाथ झाड़ दिए, बोला मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है। और मैं उनको भी बधाई देता हूँ जो यहाँ बैठे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ जिनके खिलाफ बैठे हैं। तो कहना क्या चाहते हो, पहले तो ये बताओ, क्लियर करो किस पक्ष में हो, इधर हो उधर हो। पता है भारत की भी सदस्यता है, अमेरिका की भी सिटीजनशिप ले ली है, तो 2 सिटीजनशिप ले लोगे तो 2 तरीके की बातें थोड़ी चलेंगी। फेम इन लोगों के पास भी है, ये सब भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किसी के 2 लाख फॉलोअर हैं, किसी के 1 लाख फॉलोअर हैं। और ये 13 नाम हैं इस चार्ट पेपर पर जो लिखे हैं, अनुज भगत, रंजन यादव, कुंजल वैष्णव, अनाया, विनय पटेल, जीत सिंह, सोनम चौबे, गौरव वैष्णव, सहेंद्र यादव, रोजी, अमर, माया और वीरू। ये लोग भी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं 24 घंटे के लिए। और इनके बीच बैठे हैं विजेता दहिया, जो तमाम चीज़ों के लिए जाना जाते हैं। मतलब मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगा, तो आप इनको अलग अलग कारणों से जानते होंगे। तो ये भी क्रिएटर्स के साथ, क्योंकि वो खुद एक क्रिएटर भी हैं, तो वो साथ में सपोर्ट के लिए भी बैठे हैं। तो विजेता जी क्या कहेंगे आप, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कला या एक कलाकार जो है वो समाज के मुद्दे नहीं उठाता? क्योंकि मेरी जानकारी तो ये है कि पहले जब बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे तो कवियों की धार पे सरकारें रहा करती थी, सरकाज़म के जरिए वो खूब घिरते थे सरकारों को। तो गजेंद्र, आपने अभी एक बात कही कि तय करो किस और हो, हाँ, तो मुझे कविता याद आ गई, तो मैंने अभी निकाली। बल्ली सिंह चीमा जी की ये कविता है। तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो। खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रेंग कर मर मर कर जीना ही नहीं है जिंदगी। कुछ करो कि जिंदगी की डोर ना कमजोर हो, तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो। खोलो आंखें फंस ना जाना तुम सुनहरे जाल में, खोलो आंखें फंस ना जाना तुम सुनहरे जाल में। भेड़िए भी घूमते हैं आदमी की खाल में। जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और। सरकार नहीं तय कर पा रही किस ओर है, वो तो दोनों तरफ खेल रही है। सरकार का तो छोड़ दो, मैं तो ये दिलजीत दोसांझ भाई के लिए कह रहा हूँ। पहले तो उन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट दिया था, बहुत अच्छा लगा था, और अब अचानक से उनको क्या हो गया? अब लोग कह रहे हैं कि वो डर गए हैं। या तो मैं तो कहता हूँ ओपनली बता दो कि यार सरकार पीछे पड़ जाती है, अपने बस की नहीं है। लेकिन आप ये मत कहो कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट का मतलब क्या? वो कल ही किसने, वो पार्टी फिल्म थी गोविंद निहलानी जी की, उसकी क्लिप वहाँ पे डाली हुई थी जिसमें ओमपुरी जी का वो काफी बहुत बढ़िया मोनोलॉग है। वो ये कहते हैं कि फिर आर्टिस्ट क्या है, उसकी अगर कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट ही नहीं है, कोई इसकी सोशल कमिटमेंट नहीं है, उसको अपने आसपास की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर वो काहे का आर्टिस्ट है? और इसीलिए आप देखो ना, आर्ट में क्या बन रहे हैं गाने, वही वो हनी सिंह, बादशाह, ये सब क्या क्या वो करते हैं बकवासबाजी, तो वही चलेगा और क्या होगा? वरना आओ ना यहाँ पे। हर्षित भी एक आर्टिस्ट हैं। हाँ, हर्षित भी एक कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो हर्षित भी जरा। हर्षित क्या कह रहे हैं? कलाकार को समझने के लिए कलाकार का शब्द समझना जरूरी है। कल और आकार को मिलाकर बनता है कलाकार, कल को आकार देने वाला कलाकार होता है। और आज के समय में कलाकार जो सिर्फ आज को आकार देने में लगे हैं। जी, पान मसाला का ऐड हम बड़े गर्व के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब देश के बच्चों की बात आती है तो हम बोल देते हैं वी आर आर्टिस्ट ब्रो। एक साइंटिस्ट जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनसे इंस्पायर होकर आप मूवी बना लेते हैं, लेकिन आप जब वो हंगर स्ट्राइक पर 7 दिन से 60 साल का एक इंसान भूखा बैठा है, तब आप गायब हो जाते हैं, तब आप नहीं आते। आई रियली डोंट नो कि अब आजकल के आर्टिस्ट को क्या ही हो गया है, कि कौन सा प्रेशर है जो उनके ऊपर हावी हो रहा है। मगर प्लीज़ आप ये करके दूसरे आर्टिस्ट को आप इनकरेज मत कीजिए कि आर्टिस्ट का काम तो है कुछ ना बोलना, हम पॉलिटिशियन थोड़ी ना है। कलाकार का काम है कल को संवारना, और यही है काम कलाकार। और ऐसे में तो दिलजीत भाई, फिर तो कोई कहेगा कि अरे यार मैं तो टीचर हूँ, मुझे क्या, मैं तो लॉयर हूँ, मुझे क्या, अब मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या। फिर तो सारे लोग ये कह देंगे। तो प्रोटेस्टर होना कोई नौकरी तो होती नहीं कि भाई सरकार ने फॉर्म निकाले हो, हमने फॉर्म भरे हो, हाँ जी हम प्रोटेस्टर बनेंगे। सारे लोग अपना कुछ ना कुछ काम छोड़ के आ रहे हैं ना, जिससे भी पूछोगे कोई ना कोई कुछ करता ही है। तो ये कहना कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बनी बात। कांग्रेस की टाइम पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग थे, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह भी एक वक्त पे खुल के बोला करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। अब क्या हो गया है? डर गए हैं, और इतना ज्यादा डरते हैं, और जितना ज्यादा लोग डरेंगे तो डर फैलता जाएगा।
मतलब अब किस चीज़ का डर है? नाम पा लिया, पैसा पा लिया, उम्र भी हो गई है, अब तो सब कुछ है, नाती पोते बच्चे सब सफल हो गए हैं, अब किस चीज़ का डर है? वही पनामा पेपर, पैराडाइज पेपर दोनों में नाम आया हुआ है उनका। मतलब मैं कहना नहीं चाहता था, पर वही है। अब यार पता है चक्कर क्या है, हमारे देश में ना कानून इतने सारे हैं कि अगर बिल्कुल कानून से चले ना तो गजेंद्र आज सुबह से शाम तक कोई ना कोई कानून तोड़ ही दिया होगा गजेंद्र ने। लेकिन ना ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट कब होगे कि जैसे ही आप कुछ सरकार पे बोलोगे फिर तो पता नहीं इतना वो लेंस लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के कुछ ना कुछ वो इस तरीके से करते हैं। आपका घर इलीगल जमीन पे निकल जाएगा। हाँ हाँ, पता नहीं फिर तो क्या क्या चीजें निकल जाएगी कि इसका घर इलीगल है, ये है, वो है, फलाना ढिमका ने, ये चक्कर है। और जो बस सरकार का जिसको वो है, तो फिर क्या पैनामा पेपर और क्या पैराडाइज पेपर, कुछ नहीं, सब बंद है। अभी गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ था, उसके बाद उसके जो आरोपी थे वो 17 साल का लड़का था, उसका एनकाउंटर कर दिया योगी सरकार ने, जो खोड़ा कॉलोनी में गाजियाबाद में हुआ था, जो सूर्या का जो केस था। और ये सरकार जो है ज़्यादा घरों पे बुलडोजर चला देती है। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर करने और बुलडोजर चलाने वाले लोगों को ये शांतिपूर्ण भाषा समझ आएगी? अब भाई तरीका तो हमारा यही है, अब हम तो ये नहीं कर सकते ना कि हम वैसा करें, है ना। हमारा जो तरीका है हम तो वही तरीका अपनाएंगे। हम एक संवैधानिक मतलब एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे एक संविधान है ना। और गांधी जी ने, सब लोगों ने हमें यही सिखाया। भगत सिंह को भी जिस तरीके से लोग देखते हैं, है ना, वो ऐसा है नहीं कि बस वो एक बंदूक वाले क्रांतिकारी हो। उन्होंने खुद कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। तो उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी, दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल भगत सिंह ने की थी। तो वही है, कोशिश कर रहे हैं। आप भी संविधान की किताब पकड़ के बैठे हैं, लग रहा है आपको कि संविधान चल रहा है इस देश में? संविधान दौड़ रहा है सर, बस दौड़ रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं पे। रुक जाता तो हमें अधिकार मिल जाता, शायद हम शिक्षित हुए रहते हैं। संविधान ऐसे भगा रहे हैं कि उन पे कानून को बस भगा रहे हैं डंडा लेके। भागो सबके पीछे, भगाओ सब, विधान से भगाओ, और भगाते भगाते फिर हमें घर भगा देते हैं। इसीलिए हमें इस संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब ना कई सारे लोग ना बहुत हताश होकर क्या कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, संविधान से कुछ नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था कि अब ना हम एक बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास वाली जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेलिटी होगी कि एक इंसान एक वोट, लेकिन कोई सोशल इक्वेलिटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक इक्वेलिटी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कागज़ पे तो हम संविधान ले आए हैं, लेकिन इसको ज़मीन पे लाना ये सब लोगों का कर्तव्य है। और हमने अपनी तरफ से बेस्ट बना दिया है संविधान, लेकिन अगर नेता अच्छे नहीं होंगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और बात वही है। तो प्रॉब्लम संविधान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो नेता है उनकी नीयत सही नहीं है, और उनकी बदनीयती से उनको हटाया जाए, उनको रास्ते पे लाया जाए। इसके लिए जनता को ज़रूरी है कि वो बोले। उज्जवल, आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप यहाँ बैठी हैं, आप एक लड़की भी हैं। पहले बात तो ये बताइए, क्या जंतर मंतर सेफ है लड़कियों के लिए? हाँ, बहुत सेफ है। अभी तो बहुत सेफ है, पहले के प्रोटेस्ट का पता नहीं, बट इस प्रोटेस्ट में बहुत सेफ है। इवन नाइट में भी रुके हुए हैं हम बहुत लेट तक, तो बिल्कुल कोई दिक्कत क्या नहीं। कुछ कहेंगी सरकार को कि क्यों नहीं सुन रही? आज 16वां दिन है, 16 दिन से लगातार लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में आ जा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बहरी सरकार है ना, कैसे सुनेगी? अब उनको मशीन देने का काम हम कर रहे हैं, जब उनके कान में मशीन लग जाएगी तो सुन लेगी, नहीं सुनेगी तो सुनाएंगे और थोड़ा जोर से बोलेंगे, सुनना तो पड़ेगा। कब तक बोलेंगे यार, जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक मशीन नहीं लगेगी कानों में, तब तक बोलेंगे। जब तो किसी न किसी दिन तो सुनेगी, कभी तो मशीन अच्छे से फिट हो जाएगी कान में। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पेपर लीक पर लगे रोक, क्या यही है परीक्षा में न्याय? जी बिल्कुल। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा किसी भी देश की बुनियाद होती है। अगर शिक्षा ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर इसी में अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो बाकी और मुद्दों की तो हम बात ही क्या करें, बाकी तो ढेरों मुद्दे हैं। लेकिन ये जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम का। जब 22 लाख बच्चे नीट का पेपर लीक, कितनी मेहनत करी होगी। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, जिसे शिक्षा नगरी कहा जाता है। वहाँ पे मैंने देखा है लोगों का कि बच्चे आजकल तो कुछ और जगह चीज़ की वजह से जानते हैं कोटा को। आजकल तो उनके हाल बुरे हैं, लेकिन जो वहाँ पे पीर जो प्रेशर होता है ना बच्चों का नीट के पेपर लीक का, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने काफ़ी लोगों ने किया है। वो 8-8, 10-10 घंटे खुद को कमरे में लगातार बंद रख के वो इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद जब उन्हें पेपर लीक का सुनने को मिलता तो सोचो उनके दिमाग का मतलब क्या हाल होता होगा। कितने सारे किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे जो लोन लेके अपनी ज़मीनें बेच के पढ़ते हैं,
उनके ऊपर जब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि उनकी सारी साल भर की 2 साल भर की मेहनत खराब हो गई, उनकी हालत क्या होती होगी हम तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोटा में एक टाइम पे मतलब हाल ये हो गया है अभी बच्चों का कि आए दिन कोई ना कोई सुसाइड आपको देखने को मिल जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रेशर की वजह से हो रही है, क्योंकि कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई पेपर सही से चेक नहीं होता है। सीबीएसई में पेपर चेक नहीं हुए, सीबीएसई का जो एक रिजल्ट होता है वो आप उसे मान के देखो, वो पूरी जिंदगी किसी इंसान के काम आएगा बोर्ड का रिजल्ट। तो अगर वो इंसान अगर वही सही नहीं आएगा तो बच्चा आगे क्या करेगा, उसका तो पूरा आगे का फ्यूचर ही खराब हो गया ना। तो ये तो एक बुनियाद है, इस पे तो सर सुननी तो पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो सुनाएंगे। हमारे साथ रोजी भी बैठी हैं यहाँ पर। रोजी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पे बैठे लोगों को वायरस कहा, उससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द कहा, तो क्या जवाब है आपका उन लोगों को? दहशतगर्द कह देना, और यहाँ पर आप देखो दहशतगर्द यहाँ पे तिरंगा फैला रहे हैं, लहरा रहे हैं, और यहाँ पर दहशतगर्द हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अगर ऐसे दहशतगर्द जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे दहशतगर्द होने चाहिए। क्योंकि जो दहशतगर्द नहीं है, जो अपने आप को ये टैग नहीं दे रहे हैं, उनकी भी हालत हमने देखी है कैसे यहाँ पर बाहर आके आतंक फैला रहे थे। आप कुछ कहेंगे हर्षित? हाँ बिल्कुल, मतलब एडिंग ऑन टू दिस कि उन्होंने बोला टीम बी के तो हाथों में संविधान है, टीम बी संविधान की बदौलत यहाँ पर खड़ा है। मैं कहूँगा टीम ए जो कुर्सियों पर बैठी हुई है फेविकोल लगा के, उनके हाथों में बच्चों का खून है, वो क्रिमिनल हैं और वो क्रिमिनल बन के कुर्सियों पर अभी भी चिपक कर बैठे हुए हैं। टीम बी तो संविधान के बल पर यहाँ है। ये भाई तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो नो वाटर नो फूड और नो टॉक पर बैठे हैं 24 घंटे के लिए। तो जो लोग खाने पानी का त्याग कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई दहशतगर्द कहता है तो मुझे तो लगता है उसको अपनी शिक्षा पे दोबारा सवाल करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है। माया भी है यहाँ पर, आप हरियाणा से आती हैं, आपने एक वीडियो भी बनाया जिसमें कहा कि जो हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो जगह जगह दिखते हैं, वो आज इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं। खैर, देश का कोई भी बड़ा आर्टिस्ट नहीं बोल रहा है या कोई भी कलाकार नहीं बोल रहा है, तो कैसे देखती हैं इस चीज़ को? मैं इस चीज़ को यही देखती हूँ क्योंकि शायद वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर देशद्रोह का वो कलंक लगे। वो अपने आप को सिक्योर, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए शायद वो नहीं आ रहे हैं। वो नहीं आना चाहते, हमें वो चाहिए भी नहीं। मत आओ, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने घर बैठो, हमने कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। एटलीस्ट एक ट्वीट तो कर ही सकते हो स्टूडेंट के हक में, आम पब्लिक के हक में, जिन पब्लिक ने आपको अच्छा खासा नाम और फेम बना के देते हैं, उन पब्लिक के हक में आप एक ट्वीट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। क्या इतना भी जिगरा तुम्हारे अंदर नहीं है? तो मैं यही कहूँगी, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भी बैठे हैं, मैं क्रिकेटर की भी बात करना चाहूँगी। जो लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, जान मानते हैं, क्रिकेट ने दिया क्या है आम पब्लिक को सिवाय जुआ खेलने के? इसके अलावा दिया क्या है? कोई मुझे जवाब दे दो इस चीज़ का। फिर भी लोग मर रहे हैं, जी जान दे रहे हैं। कहाँ विराट कोहली, कहाँ धोनी, पता नहीं क्या क्या लोग टी शर्टें पहन कर घूम रहे हैं। क्या कोई उनसे जाकर सवाल पूछेगा कि उन्होंने देश के लिए आज तक किया क्या है? देश छोड़ो, बाढ़ में जाए देश, तो खैर देश को तो कोई कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि हम जैसे लोगों को जब आतंकवादी बना दिया तो देश तो हमते ही बनता होगा, ये लोग भी तो हमते बनते होंगे। हम इनके लिए खड़े हैं, जब इन पर दिक्कत आओ हमने उठा ले, और जब हम लोग अब मरने लग रहे हैं, प्रोटेस्ट पे है आए दिन, मतलब हंगर स्ट्राइक लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी इन लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही। इससे ज़्यादा मैं आतंकवादी क्या कहूँ, हम है या ये लोग हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा लो चीज़ से। इन्होंने भी एक बात कही, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, आपने भी वो चीज़ कही कि जो डर है वो लोगों को यहाँ नहीं आने दे रहा है, तो आपको डर नहीं लगता? सर फिर सब डर जाएंगे, काम कैसे चलेगा? डर तो लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, लेकिन अब मैं भी डर के बैठ जाऊँ, ये भी सब सारे ही बैठ जाएं, तो फिर वो डर के भी क्या होगा? अब देखो ना हालत क्या हो रखी है। नकली पनीर, ठीक है, पनीर बेसिक चीज़, वो भी नकली मिल रहे हैं। और सड़क में गड्ढे हैं, वीडियो आती है, बंदा बाइक पे जा रहा है, एकदम से वो पानी भरा हुआ था, गिर गया, कहीं पे कोई गड्ढे में गिर के जनकपुर या उत्तम नगर में कहाँ हुआ था, केस हो गया था, नोएडा में उसकी कार गिर गई थी, वो उस पे टैक्सी थी, वहाँ पे एयरपोर्ट पे छत गिर गई थी, कहीं पे बिलबोर्ड गिर जाते हैं, रेल का एक्सीडेंट है, एयरप्लेन का एक्सीडेंट, तो डरते रहो, मतलब तब क्या आप सुरक्षित हो? नहीं ना। तो कम से कम इधर की ही कोशिश कर लो एक बार, इस डर को छोड़ के, है ना। डर तो इधर भी है और इधर भी है। आपके घर पे पता है, क्योंकि वैसे तो पता ही होगा जब आप नेशनल स्पोक्स पर्सन बने, तो अभी क्या माहौल रहता है आपके? जैसे जिस तरीके से थ्रेट्स आपको मिलते हैं, लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं, आपको मारने आए हैं, तो मतलब जब घर पे ही पता चलता है तो कभी डिस्कशन होता है कि ये मत करो बेटा, क्यों कर रहे हो? क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा? हाँ मतलब बोलते तो हैं, पर वो भी थक हार चुके हैं कि यार ये मान नहीं रहा, चलो करने दो, अब जो है
तो बाकी उनको देखो ये तो पता ही है कि हाँ सही काम के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। आपके घर पे पता है कि आप यहाँ बैठे हैं? हाँ बिल्कुल पता है। क्या बोला उन्होंने जब उन्होंने बोला है कि ठीक है करो, सपोर्ट करो, देश के लिए करो तो देश के लिए, अगर इस देश के नागरिक हो तो देश के लिए ही करोगे ना, बाहर के लिए थोड़ी करोगे, इसीलिए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके भाई भी बैठे हैं हंगर स्ट्राइक? हाँ जी बिल्कुल, भाई बहन बैठे हैं दोनों? अरे वाह, ये बैठा मेरा भाई। गौरव वैष्णव है और कुंजल वैष्णव है। हाँ जी, अब दोनों को बैठने के लिए बोला? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है। आपके घर पे पता है रोजी? मेरे घर पे पता है, मेरी मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, पर फिर मैंने मम्मी को एक डायलॉग सुनाया कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर दूसरों के घर में, तो फिर मम्मी मान गई। तो आप तो रानी लक्ष्मीबाई है ना उसका एग्जाम्पल देना था। स्पिरिट तो वही भगत सिंह वाली है ना, उसमें क्या आदमी। यार हमारे साथ भगत सिंह भी हैं, इस जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आगे आइए, अनुज भगत, ये ऊपर ही सबसे बड़ा नाम लिख रहा है, इनके नाम में भी भगत है। तो क्या क्या मतलब आपका सरनेम ही भगत है या लगाया आपने कहीं से उठा के? नहीं, हमारे यहाँ सरनेम भगत लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपना कास्ट नहीं बताना चाहते हैं, नहीं छुपाना चाहते हैं, क्योंकि कास्ट देख के लोग ये जज कर लेंगे ना कि भाई ये इस कास्ट से है या फिर इस कास्ट से है, तो इसलिए कास्ट को छुपाने के लिए हमने भगत सरनेम लगा लिया। कास्ट को छुपाने के लिए भगत सरनेम लगा लिया। आज भूख हड़ताल पर बैठे 24 घंटे के लिए, क्या कारण है? कारण यही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी की जो डिमांड इतने लंबे समय से हो रही है एजुकेशन सिस्टम में। पहली बात, एक बात सबको पता होगा, एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम किसी भी डेमोक्रेसी की या किसी भी राज्य की नींव होता है। यदि यही सही नहीं होगा ना तो राज्य कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ के पीपल जागरूक नहीं हो सकते, सोसाइटी कभी भी मेंटेन नहीं रह सकती अपनी व्यवस्था। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हो तब भी? कैसा भी रहो भाई, कैसा भी प्रधानमंत्री हो, एजुकेशन सिस्टम मस्ट है, सही होना उनके है। पास अपार शक्तियां हैं तो संभाल लेंगे ना। कंप्लीट करने दो यार। तो वही कह रहे हैं ना कि यदि एजुकेशन सिस्टम को लेके पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि लीक केवल पेपर नहीं हो रहा है, पूरा सिस्टम में ही लीक है। तो पूरे सिस्टम में लीक सही करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है, जो देश से प्यार करता है, जो भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे युवा हों, सिविक सेंस सबके अंदर आए, क्योंकि एजुकेशन से सब कुछ जुड़ा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सागर जैसे प्रोटेस्ट में एक बूंद जैसा योगदान दे, एक दिन का 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक करें, तो हम सब कर रहे हैं बस। ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, क्योंकि हर कागज पर वही लिखा हुआ है। और सोनम वांगचुक जो लगातार आज 7वें दिन उनका हंगर स्ट्राइक है, और ये लड़ाई 8वां है, तो उनका 8वां आज दिन है। और 16 बोलिए। जैसे विजेता भैया अभी एक आई थी रिपोर्टर, उन्होंने ना 1 लाइन में कुछ हमको नाम बताया और आप क्या कहना चाहोगे उन्हें, तो विजेता भैया का उन्होंने नाम लिया ना, तो मैंने बोला कि राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय आज का यदि आधुनिक युग का मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करा हमने कि समाज में केवल धर्म सुधार ही नहीं, धर्म से लेकर के समाज सुधार के जितने भी कार्य हैं, सारी जिम्मेदारी विजेता भैया ने ले रखी है। विजेता भैया उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। राजा राम मोहन राय के ऊपर भी हमले किए गए, उनके विरोध में धर्म सभा आंदोलन चलाया गया, उन्होंने जो ब्रह्म समाज बनाया था उसके विरोध में। तो भैया के ऊपर भी रिस्क है बहुत ज़्यादा, पर हमारे लिए राजा राम मोहन राय हैं, ये प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए, जिन्हें लगता है कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, वो ख़त्म होना चाहिए, जिससे हमारा देश, हमारा धर्म और ज़्यादा बेहतर हो, अच्छा हो, हमारे लिए राजा राम। वैसे तो मैं ऐसी अपील करता नहीं हूँ, मगर जिन लोगों को डर लगता है और डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो डर इनको भी लगता है, गला इनका भी सूखता है, धमकियाँ इनको भी, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू गाइड नहीं है। और डर अगर आपको रोक रहा है तो सोचना चाहिए आपको, क्योंकि ये लोग भी डर गए। अगर घर बैठ गए तो मांग कौन उठाएगा? इस देश को सुधारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग भी आराम से बैठ सकते हैं घर पे, खाना छोड़ने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा खा सकते हैं जो इनका मन करे। मगर आज जो ये लड़ाई है, मैं वही कह रहा हूँ, इन सब में से किसी का भी नेट का पेपर लीक नहीं हुआ है, विजेता जी का भी नहीं हुआ है, इनके छोटे भाई बहन का भी नहीं हुआ है, इनके मम्मी पापा का भी नहीं हुआ था, इनके खानदान में किसी का नहीं हुआ। मगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर लड़ाई लड़ रहा है और मांग कर रहा है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए, तो ज़रूर कारण सिर्फ और सिर्फ देश होगा, इस देश की भलाई होगी। मगर फिर भी आप नहीं समझते हैं तो फिर आप अंधभक्त की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगर आप घर से रह के सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए, आप जंतर मंतर आके सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए, आप एक वीडियो बना के सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, मुझे उन्होंने कहा कि इस घर में इस देश के हर घर में पत्रकार है। मैंने कहा कैसे? कह रहा फ़ोन तो हर किसी के पास है, वीडियो बना के तो हर कोई कह सकता है कि मोदी ये गलत कर रहा है, मोदी वो सही कर रहा है, तो वो कहते क्यों नहीं है? तो अगर आप में ये भी दम है कि आप अगर आवाज़ घर रह के उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ मैं गजेंद्र सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।